सो हाय एवरीवन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यार आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट्स कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब समझने की कोशिश करो कि यार सबसे पहली चीज कि हमको एटम के स्ट्रक्चर को समझना क्यों जरूरी है। ओके, तो सोच के देखो कि यार ये एटम एटम बेसिक यूनिट है, ऐसा थॉट प्रोसेस एटम बेसिक यूनिट। ओके, तो यार ये तो मतलब बहुत पहले से जब इंडियन साइंटिस्ट हुआ करते थे एंड ऑल, आर्यभट्ट के टाइम पे वो एटम को अणु बोलते थे। तो ये सबसे बेसिक यूनिट है, ऐसा कुछ जो थॉट प्रोसेस है ये बहुत पहले आ चुका था। ओके, लेकिन सोच के देखो लोगों को ये चीज एक थॉट प्रोसेस था कि यार एटम को, यानी कि सबसे जो माइन्यूट पार्टिकल किसी भी सब्सटेंस का जो है वो है एटम, और एटम को आगे फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। लोग ऐसा मान के बैठे थे, मतलब कई सौ साल ऐसे बीत गए कि लोगों ने ये चीज मान के बैठ गए कि एटम जो है अल्टीमेट पार्टिकल है, उसको आगे फर्दर ब्रेक डाउन कर ही नहीं सकते। एंड देन फिर कुछ लोगों के कुछ ऑब्जर्वेशंस रहे होंगे, राइट? तो लोगों को अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, जैसे कि हम लोग एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला एक्सपेरिमेंट जो है वो बचपन में बहुत बार किया कि अचानक से हम लोग ने एक ग्लास रॉड को रब किया और फिर हम लोग उसको बाल के पास लेकर अचानक से बाल खड़े हो गए। अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? इस टाइप के हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को एक चीज समझ में आई कि यार हम लोग जब कभी इस टाइप की कुछ चीजें कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज वाला नेचर शो कर रहा है, कुछ तो ऐसा है। और अगर हम लोग एटम को इटसेल्फ देखें तो हमको एक चीज समझ में आती है कि यार एटम तो बहुत स्टेबल आइटम है, राइट? एटम इज अ स्टेबल यूनिट या स्टेबल सब्सटेंस, स्टेबल थिंग। तो यार अगर स्टेबल है तो फिर चार्ज कहाँ से आ रहा है? ये एक बहुत खतरनाक सवाल था, और ये एक सवाल ने टोटल जो चीजें हैं उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो यही एक जो चीज है कि एटम अगर माइन्यूटेस्ट पार्टिकल है, अगर एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो यार एटम के पास चार्ज कहाँ से आ रहा है, राइट? और ये जो थॉट प्रोसेस जो था उसने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। तो इट मेड कंक्लूजन्स कि यार एटम से भी कुछ छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम के भी अंदर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वहां पे चार्ज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर में उस पर चार्ज आ जाना, ये आउट ऑफ नोवेयर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर कुछ लोगों ने सोचा होगा, बहुत एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे, बहुत सारी चीजों को सोचा समझा जानने की कोशिश की, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे केम अप विद द कंक्लूजन कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना? एंड देन फिर उन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करे। ओके, आगे देखते हैं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया, कहानी है किस चीज की? चार्ज पार्टिकल्स की। तो ये जो चीज है चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, यानी कि जो एटम है, एटम के अंदर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो ऐसी चीज है जो चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट कर रही है, कुछ तो ऐसा है जहां से चार्जेस आ रहे हैं। ये चीज समझने की जरूरत है। एटम के पास तो खुद का चार्ज होता नहीं, मतलब उसके अंदर कुछ तो ऐसा होता होगा जो जिसके पास चार्जेस है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, और एक पर्टिकुलर कंडीशन में यार ये चार्ज शो कर देगा, राइट? यस, उसको हम लोग बोलेंगे शायद एक्साइटेड स्टेट। ओके, चलो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन जो था, जैसे इफ एटम इज स्टेबल देन हाउ डज इट पोजेस चार्ज एंड चार्जेस एंड देन देयर मस्ट बी सम चार्ज पार्टिकल्स। तो ये एक थॉट प्रोसेस था कुछ लोगों के अंदर में, कुछ लोगों के जहन में ये चीज थी, एंड देन उसी की वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह सामने आए। तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो जे जे थॉमसन करके एक बंदा था, एंड देन ये बंदे को एक चीज समझ में आई कि यार मतलब वो टाइम तक के इलेक्ट्रॉन वाली जो डिस्कवरी है वो हो चुकी थी। ओके, तो पीपल न्यू अबाउट इलेक्ट्रॉन, और जब वो लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते थे, तो अब उन लोग को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि यार इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, उनको ये चीज पता नहीं थी। सो दे वांटेड टू नो। एंड अब सोच के देखो कि अगर तुम लोग भी अगर साइंटिस्ट होते तो तुम लोग आउट ऑफ नोवेयर, मतलब वो टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, वो टाइम पे आपका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा नहीं, आपका पैराडाइस इतने बड़े नहीं, इतने एडवांस नहीं है कि आप चीजों को जान पाओ, चीजों को समझ पाओ। तो फिर कुछ ना कुछ तो करोगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाओगे। ओके, तो ऐसे ही ये जो बंदा जो था जे थॉमसन, ओके, ये बंदे ने क्या किया, ये बंदे ने प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया। ये बंदे का एक बेसिक सा हाइपोथेसिस था। हाइपोथेसिस में क्या बोला इसने, ये बंदे ने, कि एटम जो है, एटम एक पुडिंग के शेप में एग्जिस्ट करता है। ओके, प्लम पुडिंग जैसे, या वाटरमेलन के शेप में एग्जिस्ट करता है। और यार यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस जो है, यानी कि प्रोटॉन, ओके, तो जो प्रोटॉन जो है पूरा का पूरा एटम को ऑक्यूपाई करता है, और उसमें जो जैसे वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट जो होता है, ओके, उसको हम लोग मान सकते हैं क्या? प्रोटॉन मान सकते हैं हम लोग उसको, यानी कि उसको पॉजिटिव चार्ज मान सकते हैं। एंड उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं, ओके,
उसी के जैसा एटम के अंदर में जितने जहां जहां ब्लैक सीड्स है तो हम लोग उसको मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब एक स्ट्रक्चर है, सर्कल ये स्पेरिकल जैसा एक स्ट्रक्चर है, एंड देन उसके अंदर में टोटली बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जैसे तरबूज के अंदर में, एक वाटरमेलन के अंदर में जो ब्लैक सीड्स होते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के हैं उसके अंदर स्कैटर्ड है, एंड दैट्स हाउ ही केम अप विद द आइडिया। ओके, तो ये जो थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम जो है ये काफी पॉपुलर हुआ। लोगों को एक चीज लगा कि यार चलो ठीक है, हम लोग को पहले ये चीज समझ में है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, ओके, एंड बट देन उसका स्ट्रक्चर क्या है चीज समझ में नहीं आ रही, तो कुछ ना कुछ तुक्का, कुछ ना कुछ एजम्पशंस के ऊपर कहानियां चल रही थी आगे। ओके, चलो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं यहाँ पे गेम समझते हुए। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर है। ओके, लेट्स गो अहेड आगे। तो यार ये बंदे ने क्या बोला, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जैसा आप लोग यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर जो या ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉन है, आपको ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ रहा होगा कि यार एटम्स जो है, ओके, एटम्स एटम बेसिकली स्टेबल है, उसके अंदर बहुत सारा क्या पॉजिटिव चार्ज है और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह पे एंड ऑल रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स का एम्बेडेड है, एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब ये बंदे का क्या फिलोसॉफी था कि यार जितने पॉजिटिव चार्जेस है, ओके, उतना ही क्या है, निगेटिव चार्जेस भी है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव उसको क्या कर देते हैं, बैलेंस कर दे रहे, ओके, एंड देन दैट्स हाउ ही इज कमिंग अप विद थॉट कि इस वजह से ये जो बैलेंसिंग वाला जो थिंग जो है ये चीज हो रही है, एंड देन इस वजह से क्या हो जा रहा है कि यार एटम जो है टोटली स्टेबल हो जा रहा है। तो ये चीज है और ये काफी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दे रहा था, बट देन स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस तो होंगे जिनको आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे, तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कुछ चीजें तो डेफिनेटली रही होगी ना जिसको आप प्रॉपरली आंसर नहीं कर पा रहे, तो फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हुए। ओके, और उसके चलते हम लोग की कुछ और चीजें क्लियर हुई। ओके, चलो देख लेते हैं आगे। तो थॉमसन्स मॉडल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, सॉरी यहाँ पे हेल्पलेस लिख के हो गया। ओके, थॉमसन्स मॉडल हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो भाई बंदे ने हम लोग को एक चीज में हेल्प कर दिया, क्या कि यार उसने एक चीज समझा दिया कि भाई जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही निगेटिव चार्जेस भी है, एंड ये जो दो चार्जेस जो है ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर दे रहे हैं, और इसी वजह से जो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है, यानी कि रिलेटिवली क्या है, स्टेबल है। हम लोग ये चीज समझ पा रहे हैं, but there were some deficiencies in his model and that was actually overcome in upcoming experiments given by other scientists। जैसा कि मैंने आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यार इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है, ये चीज हमको समझ में आ रही है, स्टेबल क्यों है, हम लोग को ये चीज समझ में आ गई इस एक्सपेरिमेंट की वजह से, या ये जो बंदे ने जो हाइपोथेसिस दिया प्लम पुडिंग मॉडल, बट उसको हम लोग आगे और कन्वे नहीं कर पा रहे थे, हम लोग आगे और चीजें नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि कुछ जगह पे डेफिशिएंसी था। ओके, तो हम लोग आगे जैसे देखते हैं, क्योंकि यार ये जो स्ट्रक्चर जो है भले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो बता दिया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रक्चर के साथ हम लोग जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके देख रहे हैं, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट जो था ये जो हाइपोथेसिस जो बंदे ने दिया, हम लोग अगर उसको मान के आगे के एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन जो जिस हिसाब से रैंडमली ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चीज प्रूव नहीं हो पा रही, कुछ अलग ही चीज पता चल रही है। आगे देखते क्या होता है। तो फिर एक बंदा है रुदरफोर्ड, और रुदरफोर्ड जो था वो बंदे ने एक मॉडल ऑफ एटम दिया। सो रुदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। ओके, तो ये जो बंदा था कौन, रुदरफोर्ड। रुदरफोर्ड जो है ये बंदे को लगा है कि देखो एटम के बारे में हम लोग सबको पता है, इलेक्ट्रॉन क्या कैसे एम्बेडेड है एंड ऑल, ये सब के बारे में थॉमसन ने बोल दिया, बट देन ये जो बंदा था रुदरफोर्ड, ही वांटेड टू टेक इट फर्दर, ही वांटेड टू टेक इट टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, एंड इनफैक्ट ये जो जेजे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट जो किया था, जेजे थॉमसन ऑफ मॉडल जो था, उसको वो सही साबित करना चाह रहा था ये बंदा। सो देन इवेंचुअली ही ट्राइड, एंड ये जो बंदा जो था इसने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। ये एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स, ओके, या स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाला एक्सपेरिमेंट। ओके, तो ये बंदे ने क्या किया, बकायदा एक अपैरेटस बनाया, अपैरेटस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ओके, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट करके ये बंदे ने क्या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, समझने की कोशिश करते क्या था एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अपैरेटस में दिखा देता हूं आप लोगों को। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट आप लोग देख रहे हैं, बकायदा ये जो अपैरेटस जो है ये डिजाइन प्रॉपर्ली समझो, डिजाइन का स्ट्रक्चर समझो क्या है। तो यहाँ पर आपको जैसे ये बॉक्स दिख रहे हैं, ओके, ये बॉक्स में से क्या हो रहा, हाई एनर्जी वाले जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एमिट हो रहे हैं बकायदा, और ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे आगे। ओके, और यहाँ पे बकायदा ये जो पोर्शन जो है दैट इज गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल के लिए ये भी चीज समझाऊंगा, एंड देन आजू बाजू उसने क्या बना दिया, स्क्रीन बना दिया। ओके, और यहाँ पे कैसे फ्लोरोसेंट मटेरियल से कवर्ड है, कोटेड है, तो क्या हो जाएगा कि यार जब भी अल्फा पार्टिकल्स ये जो बॉक्स जो अपैरेटस जो है यहाँ से क्या आएंगे, एमिट होंगे। ओके, तो ये जो गोल्ड फॉइल है उसको क्या करेंगे, पास करेंगे, उसके एटम्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे,
एंड यहाँ पे हम लोग को छोटे-छोटे जो फ्लोरेसेंस जो है, जो चमक-धमक जो है एंड ऑल, यहाँ पे जो ये आपको गोल्ड कलर में जो दिख रहा है एंड ऑल, इट विल बी विजिबल टू अस। एंड देन ये जो थॉट प्रोसेस जो था हम लोग ये मतलब ये बंदे का ये थॉट प्रोसेस था कि यार हमको ये चीज़ समझ में आएगी। एंड देन जैसा कि जे थॉमसन का जो मॉडल ऑफ एटम जो था उसमें उन्होंने क्या बोला था कि यार एटम इज जस्ट लाइक अ वाटरमेलन जिसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है और बीच इसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के एम्बेडेड है। तो अगर ये चीज हो जाती तो एक्सपेरिमेंट की ये जो एक्सपेरिमेंट जो था अल्फा पार्टिकल्स वाला जो एक्सपेरिमेंट जो था इसका रिजल्ट बहुत अलग आता है। जैसे क्या रिजल्ट आते हैं समझने की कोशिश करो। ओके तो जैसे यहाँ पे मैं एक पेन ले लेता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। तो यार ये बंदे का जो एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अगर मैं यहाँ से कुछ पार्टिकल्स एमिट कर रहा हूँ तो यार रैंडमली क्या हो जाता है, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स बाउंस बैक कर जाते हैं। ओके क्यों? क्योंकि यार इलेक्ट्रॉन्स जो है एटम में किधर भी फैले हुए हैं, उनको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में तो एम्बेडेड नहीं है, राइट? तो यार ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो थे एंड ऑल वो क्या हो जाते हैं, एकदम बाउंस बैक किधर भी कोई भी डायरेक्शन में कभी भी बाउंस बैक हो जाते हैं एंड ऑल। लेकिन एक्चुअली जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ वो एक्सपेरिमेंट काफी अलग था और ये चीज जो हम लोग को समझ में आई वो टोटली अलग था। क्या था? ओके तो वो तो मैं अभी आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा क्या ऑब्जर्वेशन है उसके एक्सपेरिमेंट के, रुदरफोर्ड के। बट उसके पहले समझ लेते हैं कि यार बंदे ने गोल्ड फॉइल क्यों लिया। ओके तो गोल्ड फॉइल जो है यानी गोल्ड वाला जो एलिमेंट जो है, गोल्ड की प्रॉपर्टी क्या, इट्स हाईली डक्टाइल एंड हाईली मेलेबल। मेलेबल का क्या मतलब है कि यार उसको आप हैमर कर करके उसको बहुत पतली शीट्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब आप गोल्ड को बहुत बहुत फाइन थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बहुत पतली वाली जो शीट जो आएगी उसमें गोल्ड के एटम्स जो रहेंगे बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। ओके और बहुत कम एटम्स आएंगे सो दैट वो ये मान के चल सकते हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ एक लेयर ऑफ एटम है और जितनी ज्यादा मोटी होती जाएगी उतना ज्यादा लेयर ऑफ एटम आते जाएंगे। तो यार ये बंदे का एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट जो था वो उससे क्या हो सकता था, डिविएट हो सकता था। तो बहुत पतली एकदम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट ऐसी शीट ये बंदे ने लिया ओके गोल्ड की एंड देन ही यूज इट। चाहता तो दूसरा मेटल भी ले सकता बट देन उसको हैमर करना शायद इतना फिजिबल नहीं हो पाता। ओके सो दैट्स व्हाई ही चोज गोल्ड शीट। ओके सो ही हैड चोजन गोल्ड फॉइल बिकॉज इट इज वेरी थिन। तो पहली चीज इट इज वेरी थिन। ओके एंड इट कैन बी हैमर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स, so the layer of atom will be very small so that it will help us to understand the true nature of an atom or it will help us to understand particles of an atom। कहने का क्या मतलब है भाई कि यार बहुत पतली है तो हमको रियल नेचर या हम लोग का जो डेफिशिएंसीज जो आ रही है, लैक्यूना जो आ रहा है, जो शॉर्टकमिंग जो आ रहा है वो क्या रहेगा, काफी कम रहेगा। तो इट विल बी क्वाइट इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ एन एटम और अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। मोर ओवर ही यूज अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल्स क्या है भाई वो चीज समझ लेते हैं। ओके तो यार ये बंदा जो है अल्फा पार्टिकल्स इसलिए यूज किया, बेसिकली हीलियम आयंस यूज किया उसने। ओके एंड देन अल्फा पार्टिकल्स जो यूज किया वो बंदा क्या शो करना चाह रहा था कि यार हाई एनर्जी पार्टिकल्स है। ओके तो क्या हो जाएगा जब वो कोलाइड करेंगे एंड ऑल, ओके तो इलेक्ट्रॉन के साथ इजीली कांटेक्ट में आ पाएंगे और जो जैसे वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, तो वो क्या होगा फोटोन के साथ सॉरी प्रोटॉन के साथ जब टकराएंगे तो वो इजीली क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे। ओके एंड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, वो इजीली रिएक्ट करेंगे एंड ऑल्सो ये ऐसा कुछ उसका हाइपोथेसिस था। एंड देन आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है। So okay, so it was expected that alpha particles would be reflected by the subatomic particles in the gold atom. ओके तो यार ये बंदे का क्या ऑब्जर्वेशन था, ये बंदे को क्या लगा कि यार जब वो अल्फा अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा कहाँ पे, गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो ये बंदे का थॉट प्रोसेस था कि यार अल्फा पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स है तो वहां पर क्या हो जाएगा कि बहुत सारा जब प्रोटॉन्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉन। ओके तो जो अल्फा पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, बाउंस बैक करेंगे इजीली, जल्दी से बहुत इजीली क्या करेंगे, बाउंस बैक करेंगे और उसको जो है ओके बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ, एक्चुअली में चीजें बहुत अलग थी। ओके एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, देखो ये जो यहाँ पर जो अपैरेटस गिवन है नॉट, ओके ये गोल्ड फॉइल जो है, गोल्ड शीट जो गोल्ड आइटम्स है ये शो किए गए यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स आपको विजिबल हो रहा होगा। ओके तो व्हाट वाज ऑब्जर्व कि यार अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव अ टोटली different observation that can be made. And number one is this, like most of the alpha particles passed in a straight line through the gold foil। okay तो इसका क्या मतलब है, देखो कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स जो है, अल्फा पार्टिकल्स वो पहले ये बंदा क्या सोच रहे थे कि यार ये बाउंस बैक करेंगे, मतलब ऐसे जाएंगे एंड देन सीधा वो टकरा के वापस आ जाएंगे। किसको टकराएंगे, प्रोटॉन को टकराएंगे एंड देन वो क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, बहुत सारे पार्टिकल्स जो एकदम सीधा
एटम के आर पार निकल गया। एंड ये जब उस वो बंदे ने देखा, ये बंदे ने जब ये चीज को समझा कि यार सारे के सारे एटम्स, मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो वो धड़ धड़ एटम को चीर के निकल रहे, एटम के आर पार जा रहे। माय गॉड, ये बंदे के हिल गए, ये बंदे का दिमाग हिल गया। एंड ये बंदे ने एक और चीज ऑब्जर्व किया, क्या कि बहुत कम पार्टिकल्स है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स है जो क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हुए, बहुत कम। ओके मतलब जैसे सीधे जा रहे थे एनऑल, तो बहुत कम उनका क्या हो गया, जैसे इधर से इधर जा रहे हैं एनऑल, अब इधर से हल्का सा डायरेक्शन चेंज हुआ। ओके तो ये बंदे को एक चीज समझ में आई कि यार बहुत कम पार्टिकल्स इधर उधर टकराए। तो ये बंदे का अगेन दिमाग हिल गया। क्यों हिल गया? कि यार ऐसा क्या ही होगा जिसकी वजह से वो टकराएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, रोटे रिवॉल्व हो रहे हैं आसपास में एनऑल। उसको ये चीज समझ में आई। एंड एक और चीज कि जो हम लोग देख रहे हैं, जो मास एटम के अंदर में जो मास जो है, ओके, या जो प्रोटॉन्स जो है, हम लोग जो अब तक मान के चल रहे थे कि यार कि पूरा एटम को कवर कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके ये बंदे को ये चीज समझ में। एंड अब आगे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। एंड वो बंदे को सबसे ज्यादा तब मिली जब वो बंदे ने एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या, सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बाउंस बैक। ओके क्या मतलब है बंदे का कि यार लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा हो रहा जो क्या हो रहा है, एकदम टोटली 180 डिग्री वापस आ जा रहा है, एकदम बाउंस बैक हो जा रहा। माय गॉड। तो अब ये बंदे के पास तीन ऑब्जर्वेशन थे। पहली चीज, बहुत सारे पार्टिकल्स, 90% ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ओके एंड ये देन अब ये बंदा क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सेकंड जो चीज ये बंदे ने ऑब्जर्व किया वो ये कि यार बहुत कम पार्टिकल्स जो वो क्या हो रहे हैं, थोड़े बहुत इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एंड वेरी फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, यानी 1 out of 12,000 पार्टिकल्स जो वो क्या हो रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं टोटली। तो ये बंदे को एक चीज समझ में है, क्या, पहली बात तो ये कि यार मेजॉरिटी एरिया ऑफ एन एटम इज हॉलो। मतलब जो जितना हम समझ रहे थे यार, पहले जो जेजे थॉमसन ने जो मॉडल जो दिया था उसके अंदर क्या बोला कि इट्स लाइक ए प्लम पुडिंग या इट्स लाइक वाटरमेलन, जहां पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, वो पूरे फैले हुए और इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर बीच बीच में लटके हुए। पर देन ये बंदे ने जो ऑब्जर्व किया वो क्या कि यार बहुत सारा एरिया एटम के अंदर का जो वो क्या है, खाली है। और ये बंदे ने जब ये चीज देखा तो उसको रियलाइज हुआ कि जैसा पहले बताया गया वैसा नहीं है। एंड देन एक और चीज, जो हम लोग जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि यार इधर उधर फैले, वो बहुत छोटे एरिया में, बहुत कम स्पेस के अंदर में क्या है, ऑक्युपाइड कर रहे हैं, बहुत कम। जैसे अगर हम लोग एटम का जो साइज जो है 10⁻15 देख रहे हैं, ओके, तो यार ये जो है कितना ऑक्युपाई कर रहा है, 10⁻10 ही ऑक्युपाई कर रहा है। तो समझने की कोशिश करो यहाँ पे, मतलब ये बहुत बड़ा एरिया ऐसा जो क्या है, खाली छूट गया है, जहाँ पे कुछ भी पार्टिकल्स नहीं है, या पार्टिकल्स है तो वो बहुत रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ओके तो ये बंदे के ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशन थे, काफी खुरापाती वाले ऑब्जर्वेशन थे। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो द कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particles pass through gold foil without getting deflected. ओके तो ये जैसा मैंने आप लोग को बताया कि यार बहुत सारे एरिया जो है वो क्या है, खाली है। ओके एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन था वो ये कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फ्रॉम देयर पाथ, इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइंग अ वेरी लिटिल स्पेस। ओके अब यार यहाँ पे क्या चीज है कि भाई बहुत कम, मतलब जैसे ये जो ये अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, एंड यहाँ पे छोटू सा, ओके छोटू सा यहाँ पर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जैसे जिसका नाम है क्या है, प्रोटॉन। तो इसको जाके क्या होगा, हल्का सा टकराएंगे, देन ये इस डायरेक्शन में चले गए। एंड बहुत कम बार ऐसा होगा, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे रहेंगे जो डायरेक्टली, ये जो जैसे अगर मान के चलो तो यहाँ पर अगर अपना प्रोटॉन है तो उसको जाके डायरेक्टली टकराएंगे, देन फिर वापस इसी डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। तो दीज वर सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन जिसके चलते ये बंदे का दिमाग हिल गया। अब ये बंदे ने नया थ्योरी दे दिया। क्या थ्योरी दे दिया? ये बंदे ने बोला कि देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, there is a positive charge in the center in an atom called nucleus। तो ये बंदे ने क्या बोला कि भाई ये जो पूरा का पूरा जो एटम जिसके हम लोग बात कर रहे हैं उसके सेंटर में जो है, ओके, यानी उसके न्यूक्लियस के अंदर में पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, और मेजॉरिटी ऑफ द एरिया जो वो क्या खाली है। ओके फाइन। एंड सेकंड चीज जो है, ये बंदे ने क्या बोला है, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। ओके ये बंदे ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस जो है उसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। भाई सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं लोग, घूम रहे हैं। तो पहली चीज क्या बोला बंदे ने, बोला कि बीच में न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है,
पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट मास ऑफ एन एटम जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पे, सेंटर में। ओके, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोल रहे हैं। ओके, एंड ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे जो है कुछ सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ में क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, ये दो चीजें दे दिया बंदे ने। अच्छा, एक और चीज, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। इसका क्या मतलब है कि यार अगर इतना बड़ा एटम है तो इतना सा न्यूक्लियस है। ओके, मतलब जितना साइज ऑफ एटम जो है उससे उसके कंपैरिजन में बहुत छोटू सा पार्ट है क्या, एटम का न्यूक्लियस। तो ऐसे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे वो बंदे के। दैट्स इट। ओके, आगे देख लेते हैं यहाँ पे भी। वो काफी खतरनाक सा ऑब्जर्वेशन था। लेकिन यार ये चीज समझने की कोशिश करो कि यार रुदरफोर्ड का जो मॉडल जो था वो हर चीज एक्सप्लेन नहीं करता है। देखो, अब एक चीज है, जैसे एक यहाँ पे जब ये बंदे ने बोला कि यार जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो यार यहाँ पे ना एक चीज समझ में आती है कि भाई देखो, अगर कोई चीज सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रैवल कर रही है तो क्या होगा, धीरे 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 वो क्या होगा, जैसे उसको एक एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, एंड देन वो क्या होने लगेगा, धीरे 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 कंटिन्यूसली, जैसे अगर इस पाथ को फॉलो कर रहा, तो वो क्या होगा, उसको धीरे धीरे एक्सलरेट करना स्टार्ट करेगा। एंड इवेंचुअली जब वो एक्सलरेट करेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी जो है उसको क्या करेगा, रेडिएट करेगा। और एनर्जी को अगर रेडिएट करेगा मतलब एनर्जी को एमिट करेगा, तो एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या कर जाएगा, लूज कर जाएगा, एंड देन इट इवेंचुअली विल फॉल इन द न्यूक्लियस। तो ये एक थ्योरी समझ में है कि भाई यार अगर घूम रहा है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, थोड़ी टाइम बाद अपनी एनर्जी लूज कर जाएगा, और एनर्जी लूज कर जाएगा तो यार अगेन फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ी टाइम के बाद तो फिर अपनी एनर्जी लूज करके खत्म हो जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन जो था ये अगेन गेम चेंज कर दिया। एंड जैसा हम लोग देख पाते हैं यार कि एक थ्योरी आ रही है, देन उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस अगेन रेज हो जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जिनको कुछ और साइंटिस्ट ने ढूंढने की कोशिश की। ओके, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये जो स्लाइड में लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रुदरफोर्ड हैड स्टेटेड दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन a circular orbit. So, if a particle called electron, if it revolves in a circular orbit, then eventually it will accelerate, and if it continues to accelerate, then it will keep on radiating energy. जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वो कंटिन्यूसली अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या करेगा भाई, वो एनर्जी रेडिएट करेगा। एनर्जी रेडिएट करेगा, इसका क्या मतलब है कि यार एक पॉइंट पे उसकी एनर्जी खत्म होएगी तो वो नीचे गिर जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। ओके, सो अगर ऐसा है तो यार फिर एटम जो है हाईली अनस्टेबल नजर आएगा। तो यार ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि एटम को हम लोग देखते तो भाई एटम तो हमको काफी स्टेबल नजर आता है। तो जब एटम स्टेबल है तो ये इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है, और अगर घूम रहा है तो फिर स्टेबल कैसे है। तो यार अगेन यहाँ पे सियापा हो गया, और रुदरफोर्ड का जो एटम का जो मॉडल जो उसने दिया, और उसके साथ क्या हो गया, मोए मोए हो गया। तो ये बंदे को समझ में तो आया नहीं। ओके, खैर रुदरफोर्ड बाबा चले गए। ओके, अब उनके बाद जो अगला वाला जो बंदा है वो नील बोर्स है। ओके, और ये जो सॉरी यहाँ पे बोर्स लिखा हुआ है। ओके, तो BOHR करके एक बंदा था। ओके, एंड ये बंदे ने सोचा कि यार ये घूम तो रहे लेकिन भी फिर भी एटम स्टेबल कैसे। मतलब देखो यार, यहाँ पे ये बंदे ने क्या बोला कि ये जो एटम जो है, एटम के अंदर में जो सर्कुलर पाथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, लेकिन फिर भी ये जो एटम जो है एज अ होल ये स्टेबल क्यों आ रहा है भाई, ये चीज ये बंदे ने सोचने की कोशिश किया। इवेंचुअली ही केम अप विद सम कंक्लूजंस, सम आंसर। तो ये बंदे ने क्या बोला कि यार जो इलेक्ट्रॉन जो है, ओके, वो इलेक्ट्रॉन जो है स्टेबल कैसे हो पा रहा है। तो यार ये बंदे ने क्या बोला कि भाई ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है एटम के अंदर में, वो क्या कर रहे हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिटल्स या ऑर्बिट्स के अंदर क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब कुछ फिक्स ऑर्बिट्स है, कुछ फिक्स पाथ्स है, इन पाथ के अंदर में क्या कर रहा है, वो धीरे 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 क्या करते रहता है, रोटेट होते रहता है, घूमते रहता है। एंड इसी वजह से ये जितने भी हम लोग के क्या है एटम्स है वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल है। क्योंकि जब ये इस पाथ के अंदर में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग जो एटम देखते हैं वो हम लोग को इतना क्या मिलता, स्टेबल देखने को मिलता है। ओके, तो यहाँ पे स्लाइड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश कर लेते हैं। ओके, तो सो बेसिकली देयर वर सम ड्रॉबैक्स इन रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एंड इवेंचुअली इट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एटम। So Neil Bohr's model of atom gave some explanation regarding like why are electrons moving and even though the atom is highly stable. तो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि ये बंदे ने कोशिश किया क्या समझाने की कि भाई ये घूम भी रहा है इलेक्ट्रॉन और एटम स्टेबल क्यों है। तो देखते हैं आगे क्या बोला बंदे ने। तो फिर ये बंदे ने ये अलग सा कुछ चीज दिया है यहाँ पे। ओके, ये जो फोटो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके, इसको जूम कर देता हूँ। ओके, तो ये बंदे ने क्या बोला कि भाई जो एटम है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन जो है इस टाइप के शेल्स
बने होते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए। तो ये बीच में जो ब्लैक ब्लैक जो आपको दिख रहा है, जिसको अभी मैंने राइट कर दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियस। एंड यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन्स है, ओके, एंड न्यूट्रॉन्स जो है, ओके, हमको ये दो चीजें जो है ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर में देखने को मिलेगा। एंड देन बकायदा ये जो न्यूक्लियस के आसपास में अलग अलग ऑर्बिट्स बने होंगे। ऑर्बिट्स का क्या मतलब, बेसिकली ऑर्बिट्स आर पाथ, path in which what's happening, in which electrons are moving, okay, तो paths in which what electrons are moving, okay, सर्कुलर पाथ्स है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो वैसे ही कुछ पाथ्स के बारे में मैंने बताया, ओके। एंड देन यहाँ पे क्या बोला कि हर एक पाथ का जो है लेवल ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ओके। और ये पाथ को कुछ नाम दे दिया, जैसे के शेल बोल सकते हैं, जहाँ पे जिसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, 1 रहेगा। फिर एल शेल है जिसका एनर्जी लेवल क्या रहेगा, 2 रहेगा। फिर एम शेल है, एन शेल है, सो ऑन एंड ऑन, ओके। तो ये बंदे ने क्या किया, उसको डिस्क्रीट नंबर्स देना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे ये बंदे ने क्या बोला, देखते, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ एटम आर इनसाइड द एटम। तो इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए क्या है, बकायदा कुछ डिस्क्रीट पाथ्स बने हुए हैं, ओके, जिसको हम लोग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। एंड सेकंड चीज, और जब तक ये जो एटम जो है भैया डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर में है, तब तक उसका एनर्जी क्या नहीं होएगा, लूज नहीं होएगा, समझा। जैसे मान के चलो एक बच्चा जो क्या कर रहा है, अपने यार घर के अंदर में घूम रहा है, ओके। अब घर के अंदर कितना ही घूम ले, ये नहीं बोलूंगा कि वो थकेगा नहीं, बट देन अगेन ही हैज मतलब काफी लिमिटेड एरिया, ओके, तो वो उतनी पाथ के अंदर क्या होगा, आराम से घूमते रहेगा एंड ऑल, उसको दिक्कत नहीं। बट जस्ट इमेजिन वो बच्चा मोहल्ले में निकल जाए या सिटी के अंदर घूमने लग जाए, तो ज्यादा जल्दी थक जाएगा, उसके साथ दिक्कतें होने लग जाएगी एंड ऑल। सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, जब तक वो डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर में घूम रहा है, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं बाबू भैया, उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको टेंशन नहीं है एंड ऑल, उसकी एनर्जी वो रेडिएट नहीं कर रहा है, ओके, ऐसा कुछ बोला। तो अच्छा, अब यार यहाँ पे ना एक और आइटम में एक और चीज आ जाती है यहाँ पे, क्या कि समझो, अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार एटम के अंदर में एक ही इलेक्ट्रॉन होएगा या एक ही शेल होएगा। तो एटम के अंदर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यार अब एटम्स को अगर हम लोग कुछ डिफाइन नहीं कर रहे कि यार भैया तुमको ये एक जगह पे रहना है, तो वो कहीं पे भी मनमानी करते रहेगा, है ना। सोच के देखो, जैसे मान के चलो क्लास के अंदर में लास्ट बेंच के लिए एक लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कि नहीं मैं लास्ट बेंच पे बैठूंगा, तो हमको बकायदा बताना पड़ेगा ना कि लास्ट बेंच पे कितने बच्चे बैठेंगे, फर्स्ट बेंच पे कितने बच्चे बैठेंगे। हर बेंच का हम लोग को कैपेसिटी निर्धारित करना पड़ेगा, हमको बकायदा बताना पड़ेगा कि भैया ये बेंच के इतना इतना कैपेसिटी है, अब इतने ही लोग बैठ सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ऐसे ही कुछ ये बाबा ने कर दिया यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला कि यार हर एक जो ऑर्बिटल जो है, हर एक जो ऑर्बिट है, उसका खुद का एक कैपेसिटी होएगा, और वो कैपेसिटी जो है, ओके, हम लोग वो उसको कैसे डिनोट करेंगे, हम लोग उसको एक नंबर की मदद से डिनोट कर देंगे, एंड दैट नंबर विल बी 2 ओके। इसका क्या मतलब है कि हर एक ऑर्बिटल को या हर एक सेल को हम लोग ने क्या कर दिया, एक एनर्जी लेवल दे दिया। और ओके, और ये फॉर्मूला जो हमको हेल्प कर देगा कि यार वो जो भी ऑर्बिट जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जैसे कि एन क्या है यहाँ पे, एनर्जी लेवल डिनोट करेगा, या शेल का जो नंबरिंग जो उसको डिनोट करेगा। जैसे शेल 1 के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यार, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओके, यहाँ पे। फिर जो शेल 2 जो है उसके अंदर एटमोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। फिर उसके अगला वाला जो रहेगा उसके अंदर कितने आएंगे, उसके अंदर लगभग 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो ऑन एंड ऑन, इलेक्ट्रॉन्स का लेवल जो, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो वो क्या होता जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ऑलमोस्ट यही चीज क्या करी हुई है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, ओके। अच्छा, एक और चीज भाई क्या होएगा कि यार ऐसा नहीं होगा एट रैंडम कि सबको अंदर वाला ऑर्बिटल भरना है, नहीं, या सबको आखिरी वाला ऑर्बिटल भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बंदे ने बताया कि यार जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बकायदा सबसे पहला इनर वाला जो ऑर्बिट है उसको फुलफिल करेंगे। फिर धीरे धीरे बाहर, मतलब अंदर से क्या हो जाएगा, वो बाहर आते जाएगा धीरे धीरे। पहले अंदर वाला पूरा भरेगा, फिर उसके बाद बाहर वाला भरेगा, फिर उसके बाहर वाला भरेगा, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन, ओके। अच्छा, तो यहाँ तक के ये चीज आप लोग को आई होप समझ में आ गई है, ओके। और अगर नहीं आया तो फिर आप डाउट में पूछ सकते हैं मुझे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in the outermost orbit, and electrons are not accommodated in given unless the initial shells are filled, okay, that is the shells are filled in stepwise manner, okay। जैसा मैंने आप लोग को अभी बताया कि यार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो इनर ऑर्बिटल्स जो है वो पहले भरेंगे, बाहर वाले ऑर्बिटल्स बाद में भरेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप ऑर्बिटल्स को क्या करने की कोशिश करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड यहाँ पे हम लोग की जो स्लाइड्स है वो खत्म हो जाती है। एक टॉपिक है दैट्स कॉल्ड वैलेंसी, ओके। तो व्हाट इज वैलेंसी, चीज समझने की कोशिश करते हैं बकायदा। देखो, वैलेंसी क्या होती है, आई होप आप लोग को अभी तक यहाँ तक समझ में आ चुका है, ओके। तो लेट्स सी व्हाट इज वैलेंसी। तो बेसिकली क्या होता है कि यार हर एक एटम जो है वो चाहता है क्या, स्टेबिलिटी एक्वायर करे,
और स्टेबिलिटी एक्वायर कब होगी, जब यार लास्ट ऑर्बिटल्स के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऑलमोस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे एक चीज है समझने की कोशिश करो, हर किसी को तो अपना ऑर्बिटल फिल करना है, और हर एक एलिमेंट के अंदर में, हर एक एटम के अंदर में जो आखिरी वाला जो शेल है, जरूरी नहीं हर बार वो फिल हो जाएगा, हर बार उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। तो फिर क्या करेगा, अगर यहाँ पे उसको स्टेबिलिटी अचीव करने का है या उसको बॉन्ड बिल्ड करने का है, ओके, तो बॉन्ड बिल्ड करते टाइम पे जो एटम्स जो है, ओके, या एटम्स के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, इनका काफी क्रूशियल रोल आ जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट, वैलेंसी, कि भाई एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसको कुछ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ही, कुछ पर्टिकुलर रेशियो में ही वो क्या हो सकता है, अगले टाइप के जो एलिमेंट जो है उसके साथ क्या कर सकता है, कंबाइन हो सकता है, ओके। और ऐसे क्यों होएगा, क्योंकि यार उसके पास जो आखिरी ऑर्बिटल है उसमें कुछ सेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमको किसकी मदद से समझ में आता है, वैलेंसी की मदद से समझ में आता है, ओके। अब समझो यहाँ पे क्या चीज है। तो ऐसे तो मैं आपको गांव भर के एग्जांपल दे सकता हूँ, बट फिलहाल एक रैंडम एलिमेंट की मदद से समझते हैं। तो एक एलिमेंट है, मान के चलो ए, और दूसरा एलिमेंट है क्या, बी। अब समझो कि यार ए एलिमेंट जो है उसके पास आखिरी ऑर्बिटल में, आखिरी ऑर्बिटल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा वाला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये जो दूसरा जो एलिमेंट जो है उसके पास कितने हैं, उसके पास लेट्स से 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सोच के देखो यार यहाँ पे कि भाई ये जो है, ये जो एलिमेंट ए है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसका ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन इसका जो पहले वाला जो ऑर्बिटल जो था वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। And then this is how they are going to do what, they are going to make a compound, they are going to make a bond। समझ में आ रही बात। तो हम लोग के यूनिवर्स में, हम लोग के आसपास जितनी भी बॉन्डिंग दिखती है, जिसको हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग बोलते हैं ऑल, ओके, वो इस टाइप से बनती है। अब समझो यार वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर एक रूल दे दिया गया है, और रूल को समझने की कोशिश करते हुए इसको हम लोग अगली वीडियो में और अच्छे से कवर कर सकते हैं, नॉट एन इश्यू। अगर आपको डाउट है तो आप बताइएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ओके। तो समझने की कोशिश करो, वैलेंसी बेसिकली क्या डिनोट करता है कि यार एक एटम एट मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, ओके। वैलेंसी क्या डिनोट करती है कि यार एट एनी पॉइंट, मतलब जब कभी कोई एटम को किसी दूसरे एटम के साथ या किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करने का, कंपाउंड सॉरी बॉन्ड बनाने का है, या कोई कंपाउंड बनाना है, ओके, या दो एटम्स को या दो एलिमेंट्स को अगर मिक्स होना है, तो बकायदा पर्टिकुलर रेशियो में वो मिक्स हो सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं हो पाएंगे। एंड देन ये जो बॉन्डिंग जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ये चीज, ये डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन करेंगे, कैसे, उनके वैलेंसी की मदद से। और वैलेंसी को सरल भाषा में बोले तो क्या, कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है कोई एक एटम शेयर करने के लिए रेडी है, ये चीज समझो भाई। सरल भाषा में ये चीज समझो कि वैलेंसी का क्या मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम इज रेडी टू शेयर विद अनदर एटम, ओके, और वन लाइक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एलिमेंट इज रेडी टू शेयर विद अनदर एलिमेंट, ओके। अब इसका एक रूल है बेसिकली क्या है कि यार समझो, अगर आपके लास्ट ऑर्बिटल में वन से लेकर क्या है, 4 तक के आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो जितने आपके ऑर्बिटल के अंदर में क्या है, 1 से 4 तक के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो लास्ट ऑर्बिटल के अंदर में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक है, तो आपकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक। अगर 2 है तो 2, अगर इधर 3 है तो 3, ओके। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हर बार ऐसा नहीं होगा, आप कुछ भी एलिमेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल के अंदर में, या 6 होंगे। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका दूसरा रूल क्या बोलता कि जब हम लोग के पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उसको 8 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जो भी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग उसको क्या कर लेंगे, 8 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ओके। तो जैसे कि मान के चलो मेरे पास एक एटम है जहां पे लास्ट ऑर्बिटल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, मान के चलो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, 8 में से माइनस कर देता हूँ, 8 मेरे वैल्यू 8 माइनस 6 क्या आ गया, 2। तो मेरा जो अब जो एटम जो उसका वैलेंसी कितना रहेगा, 2। तो अब वो क्या कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या तो लेगा या तो देगा। समझ में आ रही बात यहाँ पे। अगर कोई एक एटम है जिसका लास्ट शेल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो क्या हो जाएगा भाई, तो वो टोटली उसके पास अब कितना, 8 माइनस 7 कितना बच गया, 1। तो उसका वैलेंसी अगेन कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ रही बात। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उसी के साथ क्या करेगा, वो लेन देन करेगा, तो लेगा या तो
देगा। दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अच्छा, आप में से कुछ का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर अगर कोई एक एटम है जिसका जिसके लास्ट ऑर्बिटल के अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब अगर 8 हो गए तो क्या, तो भाई वो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो वो कौन सा कैटेगरी में चल जाएगा, वो इनर्ट गैस की कैटेगरी में चला जाएगा या इनर्ट एलिमेंट बन जाएगा। इसका क्या मतलब है कि भाई इनर्ट गैस जो है ना किसी से लेन देन करती है ना कुछ करती है, ना शेयरिंग करती है ना केयरिंग करती है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो टोटली क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल लेवल पर पहुंच जाएगा, जहां पे वो क्या करेगा, नॉन रिएक्टिव बन जाएगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया, आपको आई होप आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। ओके, चलो टाटा बाय बाय। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।